दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने आज एक ऑल टाइम लो बना दिया है। स्टॉक लगातार गिर रहा है, बहुत भारी गिरावट हो चुकी है और लोगों को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने लगभग 180 के आसपास खरीदारी कर ली है और उस हिसाब से स्टॉक में तो उनका जो पैसा है वो ज़बरदस्त डूब गया है। लेकिन ये सिर्फ बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात नहीं है, बहुत सारे स्टॉक है जो अपने लो पे आ चुके हैं और काफ़ी ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। इसके पीछे वजह क्या है, बाजार में इतनी तूफानी गिरावट क्यों हो रही है, उस वजह को समझने की कोशिश करेंगे। और अब बजट आने वाला है, बजट में क्या फ़ायदा हो सकता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को, क्या है बजट को लेकर आगे की संभावना, और देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और रियल इस्टेट सेक्टर, अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर क्या अपेक्षा करें सरकार से, बजट में क्या सहूलियत दी जानी चाहिए, उन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस आने वाले समय किस तरह से आगे बढ़ पाएगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय लगभग 12:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 76,792 के स्तर पर, जहाँ पे 586 पॉइंट यानी लगभग 600 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट है। 0.76% गिरा है बीएसई सेंसेक्स और इंट्राडे में ये 76,535 तक चला गया, यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट इंट्राडे में देखने को मिली। तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, क्योंकि जो इंट्राडे में हाई देखे तो 77,128 का भी बना है और वहाँ से देख सकते हो कि जो गिरावट हुई है वो बहुत भारी है। तो करीब ऊपर के लेवल से 1300 पॉइंट के आसपास की आज गिरावट देखने को मिली और उस वजह से बहुत ज़बरदस्त लोगों को नुकसान हुआ। अब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में गिरावट और ज़्यादा है। 22,515 के स्तर पे देख सकते हो कि 214 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.94% है, लगभग 1% के आसपास की गिरावट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में। तो ये जो भारी भरकम गिरावट हो रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है एफपीआई की सेलिंग। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बहुत ज़बरदस्त बिकवाली कर रहे हैं, बाजार में उनकी जो बिकवाली है वो एग्रेसिव हो चुकी है। अब आप देख सकते हो कि इस जनवरी महीने में उन्होंने 21,350 करोड़ की बिकवाली कर दी अभी तक। अभी तक देख सकते हो कि जो ट्रेडिंग सेशन बहुत ही कम चले हैं, 10-12 दिन के ट्रेडिंग सेशन में इन्होंने 21,000 के ऊपर करोड़ की बिकवाली कर दी है, जबकि दिसंबर महीने में 16,982 करोड़ की बिकवाली थी, यानी दिसंबर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है अभी। तो इतनी भारी भरकम बिकवाली, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि जो यूएस बॉन्ड यील्ड है उनको काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है और इस वजह से जो सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है वो इंडिया का जो पैसा है वो बाहर निकल रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न बन रहा है वो है जो रुपया, इंडियन रुपीज़ वो ऑल टाइम लो के आसपास पहुंच गया है, लगातार रुपया गिर रहा है और इस वजह से भी देख दो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये बाजार के लिए सबसे बड़ा बुरा वक्त चल रहा है और जब तक एफआई बाजार में लौट के नहीं आएगी बाजार में दबाव बनेगा। लेकिन इस समय धैर्य से बने रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग में नुकसान ही होता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत देख सकते हो निगेटिव हुई 116 पे, क्लोजिंग फ्राइडे की 118 के आसपास थी। इंट्राडे में एक बार 117 का हाई बना, लेकिन वहाँ से गिरावट का माहौल बना और बाजार में जिस तरह से गिरावट हुआ स्टॉक 114 पर आ गया, निचले लेवल पर। इस समय स्टॉक बिल्कुल वहीं निचले लेवल पर 114 के आसपास ट्रेड कराए 3.47% की गिरावट के साथ। तो ये 114 का इसका ऑल टाइम लो बना आज। जब से आप देख सकते हो आईपीओ आया उसके बाद यहाँ पे स्टॉक ने काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट दिखाई। 150 के आसपास जो लिस्ट होने वाला आईपीओ इस समय 114 के आसपास आ चुका है। 188 का इसका ऑल टाइम हाई है। आप देख ही सकते हो उस हिसाब से स्टॉक में बहुत भारी गिरावट हुई है और काफ़ी लोग जो ऊपर के लेवल पे फंस गए। अब देख सकते हो कि ये जो माहौल है ये सुधर सकता है आने वाले बजट से। तो इस बार इस रियल इस्टेट सेक्टर को स्पेशल अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सरकार से बहुत सारी अपेक्षा है। तो 5 लाख रुपये तक टैक्स डिडक्शन की डिमांड कर रही है कॉर्पोरेट एरिया पैरामीटर के हिसाब से। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अगर टैक्स में राहत मिल जाती है तो जो मकान है वो सस्ते हो सकते हैं। तो यहाँ पे सरकार से इस बार अपेक्षा है कि टैक्स कट किया जाए ताकि जो अफोर्डेबल हाउसिंग में लोगों का रुझान पॉजिटिव बने और लोग खरीदारी करें, क्योंकि अभी भी इस समय देखें तो रियल इस्टेट बहुत ज़्यादा भारी भरकम मंदी के दौर से गुजर रहा है। तो सरकार भी चाहती है कि गवर्नमेंट इस समय फोकस कर रही है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत हर किसी को घर मिले, जो भी इंडिया में रहने वाला जो सिटीजन है उसको कम से कम एक घर हो। तो इसके लिए सरकार की तरफ से कुछ बड़ी राहत हो सकती है बजट के दौरान। और देख सकते पिछली बार भी देख सकते हो कि जो
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो कैपेक्स है डबल किया गया था, घर की संख्याओं को बढ़ाया गया था, इस बार भी ऐसे कुछ अपेक्षा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस इस सेक्टर में काफ़ी एक मजबूत कंपनी है, तो फ़ायदा होने की उम्मीद तो है बजट से, तो बजट का इंतजार हमें करना ही होगा। तो फिलहाल जो सरकार आप देखें तो 40 से 45 लाख की लिमिट रखे हुए हैं, जिसमें प्राइस कैप के हिसाब से यहाँ पे जो इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है, लेकिन ये काफ़ी कम है। जो सिटीज़ के एरियाज है, जो बड़े मेट्रो सिटीज़ वगैरह है, वहाँ पे अगर एक मकान की जो प्राइस देखें तो उससे काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे में उससे फ़ायदा हो नहीं पाता उतना। तो इनकम टैक्स में रिबेट को और बढ़ाना चाहिए, ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत लोग अपने घर ले पाए, अपने सपने पूरे कर पाए। यह इस इंडस्ट्रीज़ के मार्केट जो एक्सपर्ट है उनका कहना है। तो इस समय जो इनकम टैक्स में जो रिबेट मिल रहा है डिडक्शन टैक्स का, वो है करीब 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C। इसको बढ़ा के 5 लाख तक करना चाहिए, ताकि लोगों को और फ़ायदा हो पाए। तो देखना होगा कि इस बजट में सरकार क्या क्या ऐलान करती है, और अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में ही रियल इस्टेट सेक्टर में तेज़ी की संभावना बनेगी, और फिर जिसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां उनको भी फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पे कंपनी का बिजनेस तो वैसे काफ़ी शानदार है, लगातार बढ़ ही रहा है। अगर हम बात करें कंपनी के रिवेन्यू की, सितंबर 2023 में 1912 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2024 में बढ़ के 2410 करोड़ तक पहुँचा। यानी पिछले एक साल में रिवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है। बात करें प्रॉफिट की, तो सितंबर 2023 में 451 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2024 में बढ़ के 546 करोड़ तक पहुंचा, और जून क्वार्टर में 483 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट भी बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। तो कंपनी का बिजनेस बिल्कुल एकदम पटरी पे दिखाई दे रहा है। 2020 में कंपनी का नेटवर्थ देखो कि मात्र 559 करोड़ के आसपास था, वो 2024 आते थे 12,234 करोड़ तक पहुंच गए। यानी वाकई में ये आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक है, और हर साल कंपनी का नेटवर्थ बहुत तेज़ी से बढ़ा है, कई गुना बढ़ा है। तो कह सकते हैं कि आने वाला जो समय है वो कंपनी के लिए बेहतर हो सकता है बिजनेस के लिहाज से। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए एक सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है, इसका पी रेशियो। दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में इसका पी रेशियो अभी भी बहुत हाई है, और इसी वजह से अगर आप देखें तो लोग इसमें से अपना जो रुझान है वो काफ़ी कम हुआ है लोगों का। अब देख ही सकते हो बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जिसका पीबी इस समय 5.25 है और पी रेशियो 57.01 का है, इसका ईपीएस 2.08 रुपीज़ है। अब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो पीबी इसका 2.50 का है, और पी रेशियो 17.39 है, ईपीएस इसका 12.32 का है, जो देख सकते हो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस से काफ़ी कम है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात कर ले तो पीबी इसका मात्र 0.91 है, पी रेशियो 6.25 का यानी सिंगल डिजिट में है, और ईपीएस इसका 88.77 रुपीज़ का है। यानी एलआईसी का जो पी रेशियो अगर देखें तो उसके मुकाबले तो बहुत ही ज़्यादा कम है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो 1.40 पीबी है इसका, और पी रेशियो इसका देखो कि 13.07 का है, और ईपीएस 65.45 का, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है बजाज के मुकाबले। आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो 3.12 का पीबी है, और 24.34 का इसका पी रेशियो है, और ईपीएस 17.38 रुपीज़ का है। अब एप्टस वैल्यू हाउसिंग की बात करें तो 3.95 का इसका पीबी रेशियो है, पी रेशियो से 27.78 का है, और इसका ईपीएस 10.15 रुपीज़ है। यानी क्लियरली देख सकते हो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के मुकाबले जो इसकी पेयर कंपनियां वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, और इसी वजह से भी यहाँ पे निवेश कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बात जरूर है। वैसे इसके टेक्निकल ट्रेंड्स देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बुलिश दिखाई दे रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश दिखाई दे रही है। यानी शॉर्ट टर्म में और गिरावट की संभावना बन सकती है अगर बाजार ने साथ नहीं दिया तो। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।